लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याई विदेश। मुझे ये बताइए, भोजपुरी गाने जो हैं उनमें कई बार वल्गैरिटी बड़ी आ जाती है। आप देखिए जो रैप में गाने आते हैं, रैप में वो क्या कुछ कहे जाते हैं। चिपकाले फेविकोल से एक लड़की यदि लड़के को बोल रही है इतना भर कपड़ा पहनकर, तो अब ये आपको अश्लील इसलिए नहीं लगता क्योंकि बहुत बड़े कलाकारों ने फिल्मों में किया है, लेकिन वही यदि कोई आपको हल्का ऑर्केस्ट्रा में नाचती दिख जाए तो यही गाने को आप अश्लील कहो। एक सुर संग्राम हम लोग शो करते थे, उसमें मैं जज के रूप में बैठती थी। एक लड़की ने आकर के गाया, मुझे गाने से एतराज हुआ, मैंने और वो लड़की बेचारी रोने लगी। मैंने कहा मेरे बच्चे ऐसा तो गाओ जो भाई भी तुम्हारा सुन सके। और एक लोकप्रिय कॉमेडियन उस जमाने के थे, दरवाजे पे नौका ही जी कुछ नहीं अपन बैठते हैं ना, ही वाज सो इंसिस्टेंट। मैंने कहा हम लोग कल परसों बात करते हैं। आई जस्ट शट द नाइट ड्यूटी पे उत्तर प्रदेश में टोल पे लड़की बैठी है रात में आकर के नाइट शिफ्ट के लिए 9 बजे रात में। जब बच्चे का हेड निकालते हैं ना तो डॉक्टर अनाड़ी थी या क्या हुआ, डिलीवरी में मेरी कोएक्सिस बोन टेल बोन थी। मालिनी मैम कैसी हैं आप? वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। ठीक हो सिद्धार्थ, वेलकम टू लखनऊ। हमें हमेशा यहाँ शो करना था और ये जानना था कि यहाँ जिस प्रकार से एक लड़की पली बड़ी और इतनी बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री अवार्डी बनी, उनके पीछे की कहानी क्या है? हम रहने वाले लखनऊ के हैं, हाँ। लेकिन पिताजी के तबादले होते रहे, बाद में अमीश के तबादले होते रहे, तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के घाट घाट का पानी पिया। मैम लेकिन मैंने सुना है बचपन में आप नॉटी हुआ करती थी। अभी ठीक लग रही हूँ? सीधी नहीं मैम, एकदम आप मतलब कटाक्ष देंगी। मुझे लगता है कि शायद ये बात लड़कियां हैं तो उनके लिए ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लड़की और शरारती तो हम तो थे, काफी नेता टाइप थे। दरअसल 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हम। हाँ जी। भरा पूरा परिवार, ताऊ जी साथ रहते थे। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि हम लोग की परवरिश मोहल्लों में हुई। लेकिन मैम ये बताओ, ये मोहल्ला ही एक लड़की को एक तरीके से अपब्रिंगिंग भी देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार बैठना है हंसना है। तो इस प्रकार की सीख कहाँ से मिल रही थी और कब आपको पहली बार लगा कि आपको ऐसे बर्ताव करने के लिए बोला जा रहा है? या ऐसे बैठना है? जी साहब, शुरुआत यही से होती है, कैसे बैठना है। मुझे लगता है मेरे मामले में थोड़ा सा एक ये पक्ष था कि मेरी बड़ी बहन थी, 8 साल बड़े भाई थे, तो उसका खूबसूरत पक्ष तो ये था कि मेरे तो डॉक्टर थे पिताजी, तो बहुत खुला नजरिया था। भाई के दोस्त हमारे दोस्त, बहन के दोस्त हमारे दोस्त, तो मेरी दोस्ती मेरी उम्र से बहुत बड़े लोगों से हो रही थी। तो एक कह सकते हैं कि बहुत छोटी उम्र में बड़ी-बड़ी चीजें समझ में आने लग गई थी। जैसे कि उस जमाने में हम लोग स्विमिंग सीखने जाते थे रेलवे क्लब में। मेरी नानी जो थी वो मंडला की थी, मध्य प्रदेश, तो वो कहती थी कि हम साड़ी लांग अपना कोच करके हम पूरी नर्मदा इधर से उधर पार कर जाते थे। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था कि नानी तैरती थी तो हम भी तैरना सीखेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले गाँव कस्बे में सारी वो लड़कियां बड़ी ही निडर खेत जाती थी, काम करती थी, तो हम लोगों ने परसेप्शन बना दिया इस बात का कि लड़कियां अब मॉडर्न हुई। शुरू से थी, इंडिपेंडेंट थी, आजाद थी। जो माँ थी हमारी, आधुनिकता की और परंपरा की बड़ी बेमिसाल कमाल की ब्लेंड थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमन हु यूज्ड टू ड्राइव हर फिएट कार इन मिर्जापुर। What are you talking? And how could she? How could she? She used to drive in 70s. उस जमाने में लोग बड़ी हैरानी से देखते थे, क्योंकि ये 50 साल 55 साल पुरानी आपको बात बता रही हूँ। तो she used to drive her own car. तो वो और खुद ही अपने आप ही हमको सारे कार्यक्रमों में खुद गाड़ी चला करके लेके जाती थी। एंड द फर्स्ट थिंग शी टॉट मी टू ड्राइव अ कार, कि भाई गाड़ी चलाना है, सबसे पहले सीखो। गाड़ी चलाना मुझे लगता है हर लड़की को आना चाहिए, है ना? You should be, yes. Basic necessity. Basic necessity. You should not be dependent on anyone. Yeah. तो आप अपनी गाड़ी है तो आप खुद मुख्तार हैं, अपनी गाड़ी चलाई, यहाँ उठा वहाँ रखा। इसीलिए तैरना, गाड़ी चलाना, मैं कह रही हूँ कि ये एक बेसिक हर लड़की के लिए, इसमें कोई मुझको लगता है ये मॉडर्निज्म से इसका कोई मतलब नहीं है। आज लगता है कि इन 70s वी रियली हैड वेरी वेरी कूल अपब्रिंगिंग। कूल शब्द आज के जेंजी के लिए समझने के लिए कहीं ना कहीं वो पर्देदारी, वो बंदिश कि तुम लड़की हो और ये लड़के हैं, वो फॉर्चुनेटली मैंने ग्रोइंग अप ईयर्स में नहीं देखी। नेवर। नहीं। वो कब देखी? वो 2 इंसिडेंट्स आपको बता। जी बताइए। एक बार तो मुझे याद है कि हम लोग का मोहल्ला था, तो वो गली थी और गली से जाकर के मेन जो बाजार था वो खुलता था।
हम तो फ्रॉक पहनते थे, बट आई डिडंट रियलाइज कि मेरी बहन बड़ी हो गई एंड वी वर गोइंग, मेरी माँ साथ में थी, हम तीनों साथ जा रहे हैं और किसी ने फिकरा कसा हमारी सिस्टर पे, आई थिंक शी वाज जस्ट वेयरिंग, उस जमाने में फ्लेयर्स चलते थे, स्टिल रिमेम्बर अ येलो नेक टॉप विद द ब्लैक फ्लेयर्स। वो भी इतनी यंग रही होंगी, मुझको लगता नहीं कि क्या उनकी उम्र है, बट नेक को लेकर शायद किसी ने, या क्या था, मुझको तो हमारी तो नजर नहीं गई ऐसा लगता है, बट किसी ने कुछ गाना गा दिया, कुछ करा। मेरी माँ ने फिर मेरी बहन को कहा कि जब बाहर निकलना था तो यही क्यों पहना। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट आई रिमेम्बर ऑफ बीइंग कॉन्शियस दैट गर्ल्स हैव टू थिंक ऑफ व्हाट टू वेयर। दूसरा आया कि मैं गाती थी, सीखती थी बचपन से ही। गाने बजाने में अक्सर हम लोग के वही उस्ताद गुरु सबसे पहले कहते हैं आलती पालती मार करके हाँ जी। फ्रॉक्स में बहुत कम उम्र में जब आप गाना सीख रहे हैं तो हर आर्टिस्ट बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कुदरतन सीख जाता है, उसे जी। किसी को सिखाना नहीं पड़ता है कि इफ यू आर वेयरिंग अ फ्रॉक यू नो यू हैव टू फोल्ड इट। क्योंकि गर्ल्स स्कूल हो, आप पीटी कर रहे हो, आप किसी भी एक्टिविटी में, आप किसी से भी पूछे दे विल रिलेट टू इट कि वेरी अर्ली इन लाइफ कोई बताता नहीं है, उन्हें पता होता है कि भाई दिस इज हाउ दे नीड टू सिट। तो वो एक कहीं ना कहीं, और भाई कॉन्वेंट में थे तो कॉन्वेंट में तो सिस्टर्स जहाँ थोड़ी स्कर्ट ऊंची हुई वो तो हेमिंग खोल देती थी 2 इंच नीचे, पता चला लड़कियों को बहुत बुरा लगता था, घुटने तक की स्कर्ट वाज वेरी अनकूल, वो खोल देती थी। तो एक तरह से कॉन्शियस जो आप कह रहे हैं कपड़ों को हाँ लेकर जी। के, हम लोग इस तरह से घर में कभी हम लोगों को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है उसके लिए कभी भी नहीं बताया गया। एक मर्द लोगों को या लड़का लोगों को कभी समझ में नहीं आता, हाँ, हम तो रास्ता पे यूं छाती चौड़ी करके चल देते हैं। हाँ, नहीं लेकिन आजकल तो लड़कियां भी चल रही हैं। अरे सुपर टचवुड एंड वी रियली विश फॉर 100% ऑफ दैट टू बी नहीं ट्रू। आजकल तो बहुत बदल गया वक्त, बहुत बट बदल गया। मालिनी जी जब वो नजर आती है हम्म, वो हमको नहीं मिलती आती हुई, या मतलब मैं अभी एक बटन खोल के बैठ जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितनी महिलाएं या लड़कियां कर पाए हैं और किस प्रकार से वहां तक पहुंच पाए यदि वो पहुंचना चाहें तो। एक बात मैं कहूंगी सिद्धार्थ, ये जनजात एक हर लड़की के भीतर एक, आप इसको कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता है, पैदा होती है और बड़ी होती है, आसपास सबको देखती है, ढके हुए पहने हुए सभी के सब चल रहे हैं, लेकिन यू समहाउ बिकम अवेयर दैट पीपल आर वाचिंग यू एंड आप बड़े हो रहे हो, उसका एहसास जमाना ज्यादा कराता है ना, लड़कियों को बिल्कुल नहीं होता। वो कितने लोगों को लोग, जैसे कोई कह देता कि भाई क्या बचपना अभी तक लगा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं कि आप शायद बच्चों जैसी बात नहीं कर सकते, वो वाली एक आसपास मैंने लोगों को करते हुए देखा था। छोटी उम्र में आपको पता है कि लोग आपको आंखें देख रही हैं, जो देख रही हैं वो जज भी करेंगी और शायद ऑब्जेक्टिफाई करें। उस समय अकल नहीं थी, लेकिन आज ये सब उम्र में ही बात कर पा रही हूँ। तो मैंने एक चीज ये सोच रही थी सिद्धार्थ, क्योंकि मैं गाने में थी तो मुझको ये पता था कि आर्टिस्ट है, गा रही है और जवान लड़की है, 16 साल 17 18 साल की, लोग उसको हल्के में ना ले। तो उसका एक ही तरीका था कि भाई आपकी नजरें ऐसी हो कि अगला नजर उठाने से पहले सोचे। किस प्रकार उस नजर को लाया जाए। मैं देख रही हूँ आपको, कर लो बात। नाउ दिस डजंट मीन एरोगेंस, यस। it is about giving that look back कि hey you should know who you are dealing with। Yeah. आपको पता होना चाहिए किससे बात कर रहे हो। महिला कलाकार इस बारे में बात करती नहीं है, लेकिन वो इतना कुछ अंदर जज्ब हो जाता है, all that she goes through। एक इस बात पे तो किस्सा बनाना बनता है। जी जी बोलिए। एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मेरा प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के लिए गई और गजलों की महफिल थी, तो मैं, माँ थी, मेरी मौसी थी, परिवार से सब लोग गए सुनने के लिए। I still remember it was a nice Fanta orange suit I was wearing। मेरी उम्र रही होगी उस समय 20 साल की। तो मैंने एक गाया, वहां पे डेंटल कॉलेज था तो सारे यंग लड़के थे स्टूडेंट्स। आज तो हम लोग बैटिंग फील्डिंग करना सीख गए लोग की, उस जमाने में उन लोगों ने तो कहा एक सुना और उसके बाद वहां पे उन लोगों ने कहना उधर शुरू किया। तो मैंने ऐसे करके फ्राउन करके देखा, पीछे पलट करके दूसरी गजल गानी शुरू की मैंने। आई जस्ट डिडंट वांट टू लुक एट माय पेरेंट्स, मुझे मालूम था मैं गा नहीं पाऊंगी आगे, क्योंकि दे कुड हियर, बिकॉज आई डिडंट वांट टू इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। तो जब तीसरी बार हुआ तो उसके बाद मैंने तीसरी जब अपनी हुई तो मैंने कहा कि अब मैं आपको आखिरी गजल पेश कर रही हूँ। तो जब खत्म हुई तो वो सारे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि एक और एक और एक और एक और। तो हम लोग क्या वंस मोर आदत है हम लोगों को, बट आई न्यू दिस साउंड कि ये फरमाइश वाली साउंड नहीं थी। मैंने कहा वहां मंच से, सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगी, अभी आप सुनने के मूड में नहीं है।
इसलिए इजाजत ले रही हूँ। एंड आई जस्ट वॉक डाउन, और मैं नीचे आई तो तुरंत 2-4 लोग आए, वो लोग अपोलोजाइज करने लगे, बोले कि भाई क्या? मैंने कहा नहीं इट्स ओके, तुम्हारे फादर डॉक्टर, उन्होंने बोला भाई लड़के हैं, मजाक करने आए हैं, इनमें कोई सीरियसनेस थोड़ी, ये सब खुद ही 17, 18, 19 साल के लड़के, अभी अभी एडमिशन हुआ, इट्स ओके। हम लोग मेडिकल कॉलेज में कोई आता तो ढंग से नहीं सुनते थे, ये जस्ट हश हश हश। आज मैं बोलती हूँ हमेशा इस बात को कि आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए जितनी ताली की जरूरत है, उतनी इस प्रकार के माहौल की जरूरत है। यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस, यू शुड नो हाउ टू डील विद, हाउ टू डील विद द मॉब, विद अ मॉब, हाउ टू गिव इट बैक। आज के जमाने में तो लोग देते ही, आजकल तो हम लोग सब तो कोई हिम्मत ही नहीं। लेकिन ये बता रही, मैं आपको 19 साल की थी मैं तब का किस्सा है, लेकिन उस से 2 चीजें समझ में आई। हाँ जी, एक तो ये कि your singing has to be a dialogue with the audience. So if you realize they are going there, you have to bring them back. That has become my mantra for success. I was going to shake hand after you were done. I was like, you handled it pretty well in 19. Yes, yes. To not have broken a tear then was great. No, yes. In fact, जितनी महिलाएं, लड़की, artist, singer, authors, publicists, anchors and Correct. journalists, social media stars देख रही हैं, please go ahead and tag yourselves here. You all deserve a bow because it's not easy to be It's dealing not the easy. world. It's not easy. Yeah. और भैया हम तो गा रहे हैं ऐसे गाने जिसमें जब तक कि हम उनको न जताएं कि ये आपकी बुआ गा रही हैं, ये आपकी दादी ऐसा गाती थी, वो अपनापा आएगा कहाँ से? तो मैं तो जैसे सोहर सुना रही हूँ, तो मैं जाकर के चाची तनी सुनाओ ना। अब 12 बरस की मैं ब्याह की आई तो मैं उनसे बोलूंगी, अच्छा बताओ चाची, देख के लग जाता है कितने बरस में ब्याह हुआ। तो उनके बगल में जो बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे कि ये रही 14 बरस की, हम रहे 16 के। हमने कहा देखो ताऊ जी, हमारी आंखें हमने पकड़ लिया। तो जब मैं जाने लगती थी तो मुझे याद है कई बार लोग रोकने की कोशिश करते थे कि आप डेंजरस है, डोंट गो। और मैं माइक लेकर वहीं से कहती थी कि आप इन लोगों को बिल्कुल मत रोकिए, मेरे संग कहीं कोई मिसबिहेव नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि मैं जो मंच पे अपनी छवि लेकर गई हूँ, और मैं कोई 16 साल की नार नवेली वाली नहीं लेकर गई हूँ। मेरी वस्त्र, मेरी पोशाक, इनको मेरे में अपनी बहन दिखेगी, दोस्त दिख सकती है, अपनी भाभी दिखेगी, आधी उम्र के हैं तो अपनी माँ दिखेगी। इसलिए बता रही हूँ कि जब कोई कहता है, कोई कलाकार, कि ऑडियंस का नजरिया खराब है या वहां आंखें खराब है, आज तक मेरे साथ एक भी बदसलूकी का एक भी अनुभव नहीं। मैंने एक बात शुरू में कही थी कि एज एन आर्टिस्ट जब आप जा रहे हो, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी छवि प्रोजेक्ट करना चाहते हो। एक बार का किस्सा हुआ कि एक टाइम आया कि जब मेरा जुनून शो आया, बहुत हिट हुआ, और उसके बाद अलग अलग शहरों में उस जमाने में वो चलते थे कॉम्बिनेशंस की, जैसे एक कॉमेडी का एक एंकर आ गया, एक इंडियन आइडल का आ गया, एक मालिनी जी आ गई। ऐसे ही एक बार एक प्रोग्राम में मैं गई और एक लोकप्रिय कॉमेडियन उस जमाने के थे। तो मैं जब भाई मैं जैसी हूँ बिंदास प्रोग्राम किया, बात की, और बात करने के बाद जब हम आई, मेरा नियम रहा है शुरू से कि वंस आई एम इन माय रूम देन आई डू नॉट, फिर हम फ्लाइट पकड़ने ही निकलते हैं, आई डोंट मूव आउट। दरवाजे पे नॉक आई तो मैंने सोचा कि कोई होगा, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजर आते हैं मिलने, तो मैंने ऐसा ऐसे करके खोला तो आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड, हमने कहा जी कुछ नहीं, अपन बैठते हैं ना थोड़ी देर। आई डिडंट लाइक दैट टोन। होता ना कि आपको समझ में, अब इतनी जिंदगी यही करते हुए गुजरी है। मैंने कहा कि मैं तो सोने जा रही हूँ इस समय। तो उन्होंने कहा थोड़ी यही कॉफी पियेंगे ना अपन, बस बात करते ना, मेरे को आप बहुत अच्छे लगे आप। अब शायद मेरी बातचीत की शैली से लोग समझ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने ऐसे बोला तो ही वाज सो इंसिस्टेंट। मैंने कहा हम लोग कल परसों बात करते हैं, आई जस्ट शट द डोर। बहुत खूब। तो वो एक मेरे लिए भी वो था कि मैं कितनी भी अपनी बाउंड्री रखूं, लेकिन लोग जरूरत से ज्यादा फ्री, आप कोई कंफर्टेबल नहीं है, और तब भी आप जबरदस्ती बैठना चाहते हैं रात के 1 बजे 1:30 बजे, एंड दिस इज विद समबडी हु इज मैरिड, हैज चिल्ड्रन, इज मैच्योर। तो आप यंग लड़कियों को इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि आप सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जी, बी वेरी वेरी अलर्ट, ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हाउ मच टू अलाउ। कभी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ रास्ते चलते कभी हुआ हो तो? लड़कियां जा रही हैं साइकिल पे तो दुपट्टा छीन लेना, वो तो शोधागिरी जिसको आप कहते हैं, इन सब का तो अभी ऐसा दिमाग ठिकाने आया इस समय। और देखिए कोई भी जगह आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है, लॉ एंड ऑर्डर उसका सबसे बड़ा, और मैं हमेशा मानती हूँ वही प्रदेश वही देश। आज भी भारतवर्ष में आप देख लीजिए, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका,
ये सब राज्य क्यों तरक्की किए? क्योंकि वहां पे लड़कियां आगे आप निकली। सबसे पहला कोऑपरेटिव गुजरात में, आप करेक्ट। महाराष्ट्र में देखिए, सबसे बड़े जितने स्त्री सुधार के जितने भी आंदोलन चले गुजरात से, महाराष्ट्र से, क्योंकि वहां पर स्त्रियां सुरक्षित थी ना, लॉ एंड ऑर्डर। तो जब स्त्रियों को ही जब आपने कमरे में बंद कर दिया, लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती, रात में निकल नहीं सकती, और ये मुझे लगता है कि मैं कई लोगों को कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आ चुका था। इसका इससे सुंदर उदाहरण जो मैंने जीवंत देखा, एक्सप्रेस वे नया नया बना था, योगी जी की सरकार आ चुकी थी, मैं वहां से आ रही थी और फिरोजाबाद के पास, आगरा के पास जो टोल के बाद टोल पड़ता है, और टोल के लिए गाड़ी रुकी हमारी, तो वो आदमी बोला बस ऐसे रुक जाइए। वो आदमी उतरा, उसकी जगह पे एक लड़की आके बैठी। ओह डैम। मैंने देखा, आई कुड नॉट बिलीव कि नाइट ड्यूटी पे उत्तर प्रदेश में टोल पे फिरोजाबाद के लड़की बैठी है रात में आकर के, नाइट शिफ्ट के लिए 9 बजे रात में। तो मैंने उससे पूछा, जब मैं उसके पास आई, मैंने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा आज तुमने तबीयत खुश कर दी। मेरी अकल तब भी, मुझे लगा भाई वो था तो उसकी जगह 1-2 घंटे को आ गई। बोली नहीं, नाइट ड्यूटी करेंगे। तो उसने ऐसे देखा, वो मेरे सामने, तो उधर की जो टोल जा रही थी, तो बगल में उसकी सहेली, मतलब दोनों लड़कियां साथ में ब्यूटीफुल। टोल के रात में। और तब मैंने वो ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश कितना बदल गया है, कि आज नाइट ड्यूटी करने कस्बे की लड़कियां आ रही हैं, और इतना कॉन्फिडेंस उनको है कि वो टोल, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक डीलिंग है टोल में, कौन कैसा रात में आए, जी। लेकिन वो लड़कियां यहाँ पर बैठकर करी। तो उत्तर प्रदेश की बदलाव का इससे सुंदर उदाहरण मुझे तो नहीं कोई लगता। बाकी तो देखिए, लोग बहुत कुछ पॉलिटिसाइज करते हैं चीजों को, ये भी जो देख रहे हैं करेंगे, एंड यू आर फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट। लेकिन मैं आपको एक ऐसी उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की नागरिक के रूप में बता रही हूँ, जिसने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, और आज मैं देख रही हूँ ऐसे खिले चेहरे हैं लड़कियों के, क्या कॉन्फिडेंस आया। और शहर की लड़कियां से तो देखिए प्रिविलेज्ड होती हैं, उनके पास हमेशा से कोचिंग सेंटर्स शहर में, भाई स्कूटी से गया छोड़ा। बस कस्बे की लड़कियां यदि आकर के विमेन्स हॉस्टल में रह रही हैं, 25-25 किलोमीटर आकर के पढ़ रही हैं, तब आप जानिए कि उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ क्या है, ये हुआ? डर खत्म हो गया। तो वो यूपी हैज रियली चेंज्ड। Thank you for all the people in the authority to make that happen and to have a lady say it so vehemently, claim it so hard. और आपको आप पता है ना, यहाँ की इसीलिए वो सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी महिलाओं की महिलाओं है। की है। क्योंकि स्त्री को क्या चाहिए, हमारी बेटी सुरक्षित घर आ जाए। और आज की माँ चाहती है उसकी लड़की काम करे, उसको ये नहीं है कि उसकी शादी करनी है, बेटी काम करे। तो कहानी यहाँ नहीं खत्म होती कि उसने इंटर कर लिया, हाँ बीए जी। कर लिया, वैसी। अब उसको काम करना है, तो सुरक्षा तो रोज चाहिए। सही बात है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चेहरे में चमक औरतों की है। ये सुंदर चीज है। मैम ये थोड़ा सा निजी सवाल हो सकता है, तो आप हाँ। प्लीज गुस्ताखी नहीं, माफ अभी यदि भी हो जो तो। पूछ रहे थे सब निजी था। हाँ, अब ज्यादा ये निजी हमारा होने वाला है। हमारा शो जो है मैम, मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि टैबू टॉपिक से लेके किन्हीं निजी सवालों तक पहुंचता है, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि मैं इस जगह पे क्यूरियस आया हूँ और तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, आपका तर्क लेके एक पर्सपेक्टिव सीखने आया हूँ। क्योंकि हम शहर में एक अलग ही अपनी दुनिया बना के बैठे हुए हैं, देखिए एक तरीके से, बट भारत कई भारत को समा के लेता है। बिल्कुल सही बात। तो मैं आपका ये सोच रहा था कि आप 5 साल की उम्र से ट्रेनिंग कर रही हैं, इतने उच्च लोगों से आप ट्रेनिंग पाई हैं, तो 20 से 23 में आप थ्राइव कर रही होंगी। एक, व्हाई डिड यू चूज टू गेट मैरिड देन? अगेन नॉट माय प्लेस, बट स्टिल आई एम आस्किंग। एंड दूसरा, इतनी जल्दी आपने बच्चे करने की क्यों सोची? ये हम लोगों की सामाजिक कंडीशनिंग थी कि 20-21 साल की लड़की की शादी होनी है। हाँ जी। बड़ी बहन की भी हो गई थी उसी तरह। तो हमारे पिताजी एक ही बात लगातार कहते थे, मेरा रिटायरमेंट है, उसके पहले शादी होनी है। तो हम लोग को पता था कि बिफोर ही रिटायर्स, व्हिच वाज इन 90, आई हैव टू गेट मैरिड। सो समहाउ आई थिंक पेरेंट्स, नौकरी पेशा आदमी वैसे ही कैलकुलेट करके चलता है। दूसरी चीज ये थी कि हमारी माँ को कैंसर हो गया 86 में। एक ही जिद थी उनकी कि शी वांटेड टू सी मी सेटल। और हम लोग जिस परिवेश से आते हैं वहां सेटल माने लड़की की शादी हो जाए। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। और जैसा आपको बताया कि करियर में मैं वाकई उस समय गाने बजाने के इतने उरूज पे थी, इतने प्रोग्राम्स कर रही थी, सब कुछ। लेकिन मुझको लगा ये होता है, बड़ी बहन की भी हुई है। आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू टेल माय मदर कि लेट मी गो टू बॉम्बे नाउ। या मुझको भी आगे ये करना है, वो करना है। मुझको ये अपनी डेस्टिनी दिखती थी, शादी तो होनी है। तो मेरी शादी जल्दी हुई, बच्चे जल्दी हुए। 23 साल में दोनों बच्चे हो गए थे हमारे। अब वो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पक्ष रहा है।
जब हमारी अवनीश से शादी तय हुई तो ही न्यू दैट आई वाज एन आर्टिस्ट। तो भाई देखिए, अब मैंने कभी कहीं नहीं कहा, आज यहाँ बता रही हूँ। भाई साहब अपने माता पिता के दबाव में एक कन्या को मिलने के लिए गए शादी। अच्छा, किन्हीं और से? यस, हम्म। मिलने इसलिए क्योंकि वो भी हमारी ससुराल की रिश्तेदारी में थी। ये इनका बहुत जिद थी कि आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही शादी फेयर करें। इनफ। खैर भाई साहब गए, हमें नहीं मालूम था। ये गए और काफी मैंने सुना है कि कोशिश की इन्होंने कि इन्हें पसंद आ जाए। बात नहीं बनी। लौट के आके बहुत डरते हुए इन्होंने अपनी माँ से कहा कि भाई आई ट्राइड माय बेस्ट टू से यस, बट मामी थी अवनीश की और मेरा प्रोग्राम आ रहा था टीवी पे। ये देखिए होती डेस्टिनी। बहुत सुंदर, हाँ जी। तो टीवी पे मुझे आज भी याद है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था उस समय, और उसमें मेरी महादेवी वर्मा का गीत आ रहा था, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, और वो मैं गा रही होंगी। तो वो मामी ने कहा कि तो तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, क्योंकि ये लोग सब मान के चल रहे थे, हो गई भाई, घर का मामला था वहां पे। तो इन्होंने कहा ऐसी। ओह डैम। और मामी ने कहा अल्ले, इन्होंने कहा तो बात रोजे बात होती रहती, तो अपने कानपुर वाले अवस्थी जो है उन्हीं की तो बिटिया भांजी। तो अगले दिन ये लोग मिलने आ गए, अरे वाह यार। और हम उस समय तब पढ़ाई कर रहे थे, और मिले हैं। नेक्स्ट डे शादी तय हो गई। इन्होंने कहा सीधे कि चलो चाट खाने चलते हैं। हमने कहा चलो। कि अवनीश के संग हमारी जो एंगेजमेंट थी, वी वर एंगेज फॉर 2 इयर्स। हाँ। तो एक तरह से वी ग्रू अप टुगेदर। तो वो हम लोग के अरेंज मैच था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते, चिट्ठियां लिखते थे, कभी कभार मिलने भी आते थे। कभी हम मिलने रुड़की चले गए, मसूरी। तो वो जमाने में लड़का शादी के पहले आ जाए तो भी बड़ा बवाल हो जाता था कि भाई शादी नहीं हुई, लड़का कैसे घूमने आ गया। हाँ जी, सवाल। लेकिन वो वक्त ने हम दोनों को बहुत मिलने का, जानने का एक अवसर दिया। और जो सवाल आपने पूछा दोनों बच्चे कैसे हो गए, तो ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि आई हैड अ भाभी, यंग भाभी, आई हैड एन एल्डर ओल्डर सिस्टर, येट आई न्यू नथिंग। और आई थिंक हम दोनों बहुत नाइट थे, ना अवनीश को पता था ना हमें पता था। तो हमारी बिटिया जो है वो तो 9 महीने में पैदा हुई। और मुझे याद है जब हमारे पिताजी को पता चला, माय फादर वाज शॉक्ड। उन्होंने यही कहा कि अभी बिल्कुल इसकी अभी कोई उम्र नहीं है। और एक दो लोग कुछ कहते थे कि भाई तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, तो हम लोग को समझ में नहीं आता था। तो ऑब्वियसली व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, आई वाज या। फीडिंग द बेबी। और डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी थी हमारी दोनों। डिलीवरी में आई वेंट थ्रू अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस कि मेरी डिलीवरी में मेरी कोएक्सिस बोन, टेल बोन टूट गई। जब बच्चे का हेड निकालते हैं ना, तो डॉक्टर अनाड़ी थी या क्या हुआ, इट वाज नॉट डिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बस ये मैं कहती थी कि मुझे बैठने में इतना दर्द है कि अनबेरेबल पेन, और सारी चीजें आप लगता था लोक कि गीतकार हैं, आप 4-4, 6-6, 8-8 घंटे बैठती हैं। And for the English speaking audience, the coccyx is right below your vertebrae. It's in the very end. तो टेल बोन टूटी थी। एंड जब बच्चे को लेकर मैं आई लखनऊ, तो मैं फादर को मैंने कहा कि ये पेन अनबेरेबल है। मुझको लगता था कि डिलीवरी के बाद दर्द होते ही बहुत सारे, स्टिचेस भी लगी थी, फीड भी कर रहे हैं, नींद भी सब इधर उधर खो जाती है। ही टुक मी टू द डॉक्टर, उन्होंने सारे एक्सरे किए। वहां का जब एक्सरे बैकबोन का पूरा हुआ, तब उन्होंने कहा कि ना तो कुछ उसका मतलब वहां पे नथिंग कैन बी डन, वो तोड़ तो नहीं है। टूटा ही, कोई तोड़ नहीं उसका। मजे की बात तो आगे सुनिए भाई साहब कि हाँ 1 जी। साल बाद हमने फिर कंसीव कर लिया। इस बार हमारे सुपुत्र आए, तो बेटी हमारी मतलब एक की बॉटल और दूसरे की नैपी साथ साथ चलते चलते बड़े हो गए। सेकेंड टाइम तो जब हुआ तो आई वी न्यू दैट वी आर गोइंग फॉर अ सेकेंड बेबी। आई थिंक वो इतनी जल्दी जिंदगी में चीजें घटी कि आई बाउंस्ड बैक। बच्चों को बड़ा किया, और मैंने कहा कि जा सिमरल, जी ले अपनी जिंदगी, जो 20 में तब नहीं हुआ वो अभी 40 में करके दिखाना। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज मैंने देखी, जो मेरा अपना खुद का सोचना, मेरी अपनी खुद की सोच थी, वो ये कि जो फेमिनिन साइड है ऑफ अ वुमन, दैट हैज टू बी सेलिब्रेटेड। आई डिस्कवर्ड दैट थ्रू फोक म्यूजिक। हमारे लोकगीतों में इतनी गजब की तड़कदार, मजबूत, स्ट्रॉन्ग औरतें दिखती हैं। आप उदाहरण हेतु हमें सुना सकती हैं? अब जैसे सोहर पे मैं बताती हूँ, रथ बताइए, जगह हाँ। के तो बड़े सारे गाने हैं। सोहर बता रही हूँ, जो कि एक चाइल्ड बर्थ का गाना है, बच्चा पैदा होने के समय एक गाना मिलता है हमारे यहाँ, जिसमें कि जो नायिका है, यानी कि लड़के की माँ, वो कहती है कि पूरा मेरा मंदिर और ये घर सब कुछ सूना है, क्योंकि मेरी गोद सुनी है, मेरे पास मेरा शिशु नहीं है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ये शिशु आ जाए।
और जब मेरी गोद भर गई, शिशु आ गया, तो वो कहती मैंने प्रभु को आभार व्यक्त किया, लेकिन अंत में क्या कहती है, पुतवा को देबो मैं देसवा की, सेउवा में देसवा की, सेउवा में हो के ललना बाढ़ हुई है, देसवा के काम हुई है, जन्म हमार सुफल हुई है हो। यानी जब मेरा बेटा पुत्र मेरा पैदा होगा तो मैं इसे देश की सेवा के लिए दूंगी। यदि मेरी ये संतान देश के काम आ सकी, तब इसको जन्म देने में मेरे जीवन की सार्थकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन हु इज नॉट थिंकिंग अबाउट हर मदरहुड। मेरा वंश चले ये बात ही नहीं, अपने से इतर जो सोच सके, और सारे सोहर में लोक कल्याण की बात है। एक गाना मिलता है, पूता जन्म में कौन फल मोरे साहिब, साहिब हो ए साहिबी। बताओ संतान के जन्म का क्या लक्ष्य है, इससे तो ज्यादा डायरेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता जी। उत्तर मिलता है, दुनिया मंगल जब मां नहीं है, दुनिया आनंद जब मां नहीं है, तब फल मिली है सुनहु हो। तुम्हारी संतान से संसार को यदि आनंद मिले, तब ये जानना कि तुम्हारी संतान पैदा करने का कोई लाभ है। आज हम लोग इस तरह नहीं सोचते ना, बहुत हमारी नैरो सोच है। हम दो, हमारे दो, मैं, मी, माई सेल्फ, माई बेबी, माई एजुकेशन, माई हॉलीडेज, माई, पहले सब कुछ लोक कल्याण परमार्थ था। Who was grooming? Who was teaching these songs? दादी पोती को, सास बहू को, जेठानी देवरानी को गानों के ये these are value education जी। हमारे यहाँ सास का नाम लेते हैं तो सास बहुत बुरा लगता है ना साहब। सास माने जो शासन करे। शासन क्या करता है? शासन प्रबंधन बोलते हैं, यानी जो बांध के रखता है, एक व्यवस्था बनाता है। व्यवस्था तो शुरू में बुरी सबको लगती है। अब देखिए पुराने हम लोग जब देखते थे ताई जी वगैरह लोगों को बैठ के, तो सीधे कहती, ए चलो ढोलक उठाओ, बैठो कुछ गौना ही हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं कहने की थी कि नहीं नहीं अब जा रहे सोने, अब ये काम बहुत बड़ा, सब बैठ, बोल दिया तो बैठना है। अब गाने क्या क्या हो रहे हैं उसमें, अरे सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। सारी कमाई कहाँ जाकर के गवाया है, अदालत में दावा करूंगी। ये गाने मुझको तो इतने विमेन एम्पावरमेंट के गाने लगते हैं, और इसी कारण से मैंने बहुत सोच करके, जब मैं मंच के कार्यक्रमों में लहंगा, दुपट्टा और सिर पर ओढ़नी ओढ़ करके मंच पे मैं गाती थी, तो मैं जान करके यही छवि देना चाहती हूँ कि जो घूंघट को तुमने पिछड़ापन समझ रखा है ना, वो शालीनता है, वो इज्जत है। मंदिर में भी जाते हो ना, सर ढकते हो, सब धर्म के लोग ढकते हैं। घूंघट, चेहरा छिपाना, कोई गलत काम किया है जो चेहरा छिपाना गलत है। सिर पे आंचल इज्जत के लिए रखा जाता है। तो मंच पे मैं हमेशा जानबूझ करके, मैं वही हमेशा उसी वेशभूषा में, और गाने सारे स्त्री सशक्तिकरण के। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक ड्रीम को पार्क किया हुआ है, वो 10 साल के सबैटिकल के बाद अपनी ड्रीम को वापस लेने में, मार्केट में वापस उतर के उससे सुनने में, चीजें क्या क्या सुनने मिलता है और कितनी मशक्कत लगती है उस जगह पर पहुंचने जहां पहले थी। ये मैंने अपने लिए दूसरा जन्म जुटाया अपनी मेहनत से, अवनीश के पॉजिटिव अप्रोच से कि नहीं, आप इस पे एक्सपेंड कीजिए, बिकॉज़ द मैन बिहाइंड, हम हमेशा द वुमन बिहाइंड पूछते हैं। नो नो, अवनीश वाज वेरी पॉजिटिव। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरे ही अंदर कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ दबाव आता है ना, शादी के बाद का, ससुराल का, और बीइंग द बेस्ट इन एवरीथिंग। अच्छा, आपको ये भी समझना होगा कि आई वाज मैरिड टू एन आईएएस ऑफिसर, एंड उसके सोशल ऑब्लिगेशंस भी बहुत बड़े हैं। I'm sure. और ये मुझसे कहते थे कि तुम टिपिकल वाइफ हो गई हो। ये लाइन तो मुझे याद है कि यू बिकम टिपिकल वाइफ। सो हु इज अ टिपिकल वाइफ? अ टिपिकल वाइफ इज अ वाइफ हु nags, who complains, who is always busy without business, has no time for little things in life, जो मैं आपको बात कह रही हूँ। And then I realized it was a wake up call for me. और मुझको एक चीज उनको क्या, दुनिया को भी समझानी पड़ती थी कि गाने के लिए उस समय तक सिद्धार्थ, और आज भी है, कि शोबिस के लिए आपको बंबई जाना पड़ेगा। हाँ जी। सिद्धार्थ, हमने फिर उल्टा किया, हम कैरियर को अपने घर लाएंगे। हम जहाँ हैं, आपके टैलेंट का भी सराहना है, देखिए थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे नहीं होता ये। लोगों को जाकर कहा है कि प्रोग्राम हो तो आप बुला लीजिए। अच्छा, आपने वो हसल मारी आफ्टर यू वर मदर टू? यस, आफ्टर माय, मैंने शुरुआत ऐसे ही की कि इनफैक्ट मैं दूरदर्शन रेडियो वापस गई। कमाल का समाज की भी सोच है कि इनकी अब शादी हो गई है और भी बड़े अधिकारी से हुई, तो अब ये क्या गाएंगी? पहली बात तो कोई गाने नहीं देगा इनको।
दूसरा भी यही बड़ी खुश होंगी। एक हमारे यहाँ रोग होता है, उसको कहते हैं सुख रोग। अब ये सुख रोग से इतनी पीड़ित है, आ हा क्या जीवन, अब इनको क्या गाना बजाना करना है। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेसी में है कि यू आर प्रोजेक्टेड टू बी लाइक समबडीज वाइफ। तो पहली चीज हमने फिर ये सीखी कि भाई अपनी यदि जगह बनानी है तो अपने दम पे बनानी। सक्सेस हो जाते हैं ना तो आपको आज का दिख रहा है, आज की बिलीव औरा नहीं दिख रही होता है 5 साल का, लेकिन आप सोचिए 95, 94, 93 में जाकर अच्छा गाना गाएंगे। अच्छा तो प्रतापगढ़ में एक कार्यक्रम है शिवरात्रि का, आप चली जाएंगे? हाँ ठीक है। क्या पैसा मिलेंगे? 12,000। मैंने कहा ठीक है करूंगी। तो मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, वहां से 2 ट्रेन बदल करके फिर आ रही हूँ। फिर रेडियो में मैंने कहा मेरा ग्रेडेशन कि मुझे आप लीजिए वापस रिकॉर्डिंग में। ऐसे ही एक बार एक कानपुर में एक कार्यक्रम के लिए हमको बोला गया, तो हम लोग कानपुर में गए। जहाँ गए तो पता चला कि वो एक उद्योगपति के यहाँ कार्यक्रम था। गए तो वहां पे सारी बात का ये था कि इनके हस्बैंड देखिए ये आईएएस ऑफिसर है, ये गाने के लिए आई, हमने इनको गाने के लिए बुला लिया। यू नो व्हाट, अच्छा, it was an ego move. इट वाज एन ईगो बूस्ट। सो बहुत कुछ कहते हैं ना कि एक नट होता है जो एक रस्सी पे चलता है कि आप देखते हैं ऐसे। दैट इज हाउ आई Did you walk away? Did you end up performing nonetheless? आई परफॉर्म्ड। आई हैड गॉन फॉर अ परफॉर्मेंस, मैंने परफॉर्मेंस दी। फिर मैंने उसके बाद कहा कि अब मुझे बॉम्बे ही जाना होगा। दिस इज हाउ आई वेंट टू सारेगामा, अंताक्षरी। वहां पे जब वेदियसन वगैरह जी ने तारीफ की, तो जो मेरा एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक हो चुका था कि शादी के बाद मुझे लगता था कि लोग अब मुझको वो मालिनी अवस्थी की तरह नहीं देखते। अब मैं खराब भी गाऊंगी तो लोग आ हा क्या बात है, ताली बजाएंगे क्योंकि किसी की पत्नी है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस वापस आने के लिए मुझे पता था कि मुझे ताली वहां से बजवानी जहाँ कोई नहीं मुझे जानता। देन आई स्टार्टेड गेटिंग शोज अगेन, जुनून हैपेंड, देन रियलिटी शोज हुए। नहीं तो इस बीच बॉलीवुड के कौन से गीत आए और कई कैसे गाने। फिर, है ना? अब देखिए ये कमाल की बात है कि सारे बॉलीवुड के गाने हमने लखनऊ से रिकॉर्ड करके भेजे। जो उदाहरण है तू? यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 ये इशारे, दिल मेरा आ मुफ्त का। फिर अनु मलिक जी के लिए गाया था, वो मैंने बॉम्बे में किया था क्योंकि वो डुएट था। सोबर स्वीट हाई इनकम ढूंढेंगे, दिखने में ना हो जो अंकल ढूंढेंगे, डनना डनना डनना, दम लगा के हैशा। जी, मुझे ये बताइए, भोजपुरी गाने जो हैं उनमें कई बार वल्गैरिटी बड़ी आ जाती है, तो ये बड़ा ट्रिकी स्पेस होता होगा क्योंकि आप भी उसी प्रांत की हैं, तो इसको कैसे बैटल करती हैं? हमारे यहाँ फितरत है कि हम नेगेटिव चीज पहले रोशनी में आ जाती है और उस पर ज्यादा बात करते हैं। भोजपुरी में इतने सुंदर गाने लिखे गए हैं, इतने सुंदर गाने गाए गए, इतनी कमाल की परंपरा है, लेकिन इसमें कोई इनकार नहीं है कि भोजपुरी में अश्लील और हल्के और द्विअर्थी गानों का एक ट्रेंड आया था, खूब चले भी, और उसमें सबका दोष है। म्यूजिक कंपनी का, सिंगर का, लिरिसिस्ट का, और सुनने वालों का तो है ही। और हर चीज को कि जनता पसंद कर रही है उसको एक नॉर्मलाइज कर देना इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक गाना गाने के लिए फिल्म का गई, तो जब मैं आई स्टूडियो में और लिखने में, तो जो शब्द देखे तो हम बताना भी नहीं चाहते हैं क्या शब्द थे। तो मैंने कहा कि नहीं गाऊंगी मैं। आइटम में एक से एक गाने कमाल के जो हिट हो जाते हैं, आप उनके यदि शब्द ध्यान से देखो तो बड़े घटिया शब्द हैं। जैसे कि वो क्या है, वो फेविकोल लिपस्टिक, क्या है वो, क्या चिपकाले फेविकॉल से, चिपकाले फेविकोल से एक लड़की यदि लड़के को बोल रही है बित्ता भर कपड़ा पहनकर, तो अब ये आपको अश्लील इसलिए नहीं लगता क्योंकि बहुत बड़े कलाकारों ने और बहुत बड़े कलाकारों ने फिल्मों में किया है। लेकिन वही यदि कोई आपको हल्का ऑर्केस्ट्रा में नाचती दिख जाए तो यही गाने को आप अश्लील कहोगे। ये हम लोग भी बहुत डबल, समाज भी डबल स्टैंडर्ड रखता है। हाँ, हमको जब वो गाने को कहा गया तो मुझको लगा कि ये गाना आया है, गाना हिट भी हो सकता, धुन बहुत अच्छी थी, लिखने वाले बड़े थे। मैंने कहा कि मैं गा नहीं पाऊंगी। तो हमको वो समझाने लगे, कह रहे आपको क्या पता, मतलब पुराने गानों का हवाला देने लगे कि ये तो फला उन्होंने गाया, ये उन्होंने गाया। मैंने कहा गाया होगा। सबसे अच्छी बात ये कि उनको आंख नहीं मिलानी, मुंबई में ही रहना है। हम तो जिस समाज में हैं और जिस समाज के लिए गाते हैं वहां पर मैं तो नहीं गाऊंगी। एंड आई केम बैक। दूसरा फिर वाकया हुआ, वो तो समीर जी के संग हुआ। जब समीर जी का मैं नाम ले रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि वो तो अच्छा ही लिखेंगे, दिग्गज लिरिसिस्ट, बहुत अच्छा। यस। लेकिन उसमें तब भी आप सोचिए आई वाज नॉट कंफर्टेबल, और मैंने कहा कि मैं किस तरह का बहाना बना के बस यहाँ से उठूं। मैं ये दोनों उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि लोग कहते हैं कि हाउ कैन यू से नो टू अ सॉन्ग, लोग यही कहते हैं। क्योंकि गाना अपना तकदीर लेके आता, मुकद्दर लेके आता, पता नहीं कौन सा गाना हिट हो जाए, और हिट हो जाता है तो फिर कौन देखता है कि गाना कैसा है। बट आई सेड नो। बात सारी अश्लील वाली जो आपने बात की वो यही है कि आपकी अंतरात्मा
जिसे खुद नहीं स्वीकार कर रही है, वो आप पर्दे पे भी उसको कैसे अभिनीत कर सकते हैं और उसको गा भी कैसे सकते हैं। बहुत सही बोलिए। और उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि एक बहुत बड़े 2-3 दशक तक ऑब्जेक्टिफिकेशन जो कहते हैं ना, वो पूरा लड़की को जिस तरह से गानों के शब्द रहे हैं, जिस तरह से गानों में कहा गया वो हुआ है और उसका बहुत नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा आजकल एक रील बहुत वायरल हो रही है, वो एक सुर संग्राम हम लोग शो करते थे, उसमें मैं जज के रूप में बैठती थी। तो शो वाज़ अबाउट दिस कि उसमें भोजपुरी में बच्चे आएँगे, अपने-अपने गीत सुनाएँगे। एक लड़की ने आकर के गाया और मुझे गाने से ऐतराज़ हुआ, मैंने 0 नंबर दिया। जो उस समय एंकर थे, उन्होंने इस बात का बड़ा विरोध भी किया और उस पर उन्होंने कहा, "भई 0 कैसे दे सकते हैं? कुछ तो गाया था, 0 क्यों दिए?" मैंने चिल्ला करके बोला क्योंकि पीछे आपको पता है रियलिटी शो में जजेस ऊपर-पीछे हाँ जी। बुफेट में बैठे थे। तो मैं पहले तो तर्क करती रही, मैंने कहा कि मुझको यहाँ पर सिर्फ़ संगीत की जानकारी के लिए नहीं बैठाया गया। मैं इस कुर्सी पे इसलिए बैठाई गई हूँ क्योंकि मैं हूँ। मेरी एक संग मेरी सोच भी आती है। इस तरह का गीत जिसको आप पारिवारिक शो कह रहे हैं, आपको इसमें यदि नहीं कुछ विचित्र लगता है, तो या तो ये फ़िल्म की हीरोइन बन जाएँ कल को, सब कुछ नॉर्मल है। ये अभी सिंगर हैं, ये गा रही हैं और अभी कोई उम्र नहीं, 16 साल की भी लड़की हैं। मुझे ठीक नहीं लगा, आपको ठीक लग रहा है, आप इसको आगे करें, अभी तो नंबर ही दिए मैंने। वो बात इतनी बढ़ी कि उसपे इतना वाद-विवाद हुआ कि अल्टीमेटली उन्होंने बिना कट करे उसको वैसे ही दिखा दिया एपिसोड को, टीआरपी की बात। जब लेकिन वो शो टेलीकास्ट हुआ एपिसोड, तो आपको बताऊँ मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आई वाज़ द ऑड वन आउट क्योंकि वहाँ सब ओके थे। ओके थे। राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू द एंकर टू माय को-जज एवरीवन और वो लड़की बेचारी रोने लगी। मैंने उसको जाकर बेटा हमने कहा मेरे बच्चे हम लोग जिस समाज है जहाँ परिवार में आ रहे हैं, माता-पिता ने बड़े अरमान से तुम्हें मुंबई गाना सिखाने भेजा। तुम भोजपुरी में गीत गा रही हो बेटा, ऐसा तो गाओ जो भाई भी तुम्हारा सुन सके। उस टीआरपी तो उसकी छप्पर फाड़ उस एपिसोड की टीआरपी आई। मैं तो समझ गई कि चलो यहाँ तो इनको कमर्शियल एंगल मिल गया। बट उसका दूसरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद से मेरी बिहार में डिमांड ऐसी बढ़ गई अरे कार्यक्रमों वाह! की, क्योंकि वो जब उसका प्रसारण हुआ, तो घर में जितनी भी औरतें, जितने भी आदमी देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई वहाँ बोलने वाला हुआ जोर से। कोई वहाँ ये मजबूती से बात कहने वाला है कि ये गलत है। और आप सोचिए बिहार, झारखंड सबसे बड़ा और हमको सब देखकर तो इससे कोई भी आपको मिलेगा, सब यही बोलते हैं कि हमारी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या हमारी बात है! मदर हर कोई यही और मुझको अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप ये तो बड़ा कम इस प्रकार का सम्मान पाया जा सकता है कि भैया आपकी माँ का आप कितना सम्मान करते हैं और आपकी माँ मेरा सम्मान करती है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात है। तो कहीं न कहीं ये जो आपने अश्लील वाली बात कही मुझको हमेशा से लगता है कि एज़ अ सिंगर आपने पूछा ना डील कैसे किया? आई हैव ऑलवेज़ वॉइस्ड माय ओपिनियन। एक बार एक कार्यक्रम हुआ गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद के कार्यक्रम उस ज़माने के एक बड़े अश्लील कलाकार आई मीन सॉरी अश्लील कलाकार नहीं, अश्लील गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थे एक कलाकार। उनका भी कार्यक्रम था, मुझे बताया नहीं क्योंकि कई बार आपको जब बुक किया जाता है तो आपके संग-संग कौन है आपको क्या पता है? नहीं पता। आई एम बुक मेरा एडवांस आ गया प्रोग्राम का अब हम जाने वाले हैं। कोई जान-पहचान वाले ने बताया गाज़ियाबाद में आपके संग तो उनका भी पोस्टर लगा। ये भी कमाल की बात है कि कैसे आप धरातल पे आते हैं कि एज़ अ प्रोफेशनल हाउ आपको कैसे चीज़ें समझ में आती हैं और आनी चाहिए, कैसे आप तालमेल बैठाते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भई आपने तो बोले हाँ, तो उनका तो बड़ा हिट ना चल रहा है आजकल, तो उनको हमने कहा भैया वो हिट है तो उन्हीं को बुलाइए, हम बीमार हैं ये बता दीजिए कि हम बीमार हैं, आ नहीं पाए। ऐसा मत करिए हमारा सब हमने कहा नहीं डूबेगा नहीं पैसा, हिट तो वही है। उन्हीं को आपने बुलाया है, हम तो साथ में आप उनको ही सुनिए। मैंने शो नहीं किया और वो मुझको पता था कि उससे 3-4 तरह की मार्केट में छवि जाती है। एक तो जाता है कि बहुत एरोगेंट है, दूसरा जाता है अड़ियल है, तीसरा ये कि आप कोऑपरेट नहीं करती कि भाई आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए। हमको कार्यक्रम करना है लेकिन क्या गा रहे हैं, ये मैं चुन रही हूँ। मुझ पर कोई दबाव नहीं। हाँ, फरमाइश आ जाती है कई बार, तो 6 में 2 फरमाइशें सुनते भी हैं और कई बार ऐसी फरमाइशें होती हैं कि सारी फरमाइशें। वाह! लेकिन हम जो उस कलाकार को सोच के ऑडियंस आ रही है उसके सामने नहीं अब जाएँगे। उसकी नज़र बदल चुकी होगी। नहीं आएँगे प्रोग्राम कोई बात नहीं, इज़्ज़त से ऊपर कुछ बहुत सही। मैंने नहीं किया। नहीं ज़िंदगी में एक चीज़ ये भी सिद्धार्थ देखी और मैं लड़कियों को फीमेल आर्टिस्ट को बोलूँगी, प्लीज़ लर्न टू से नो। या ना करना ज़रूर सीखिए। सारे असाइनमेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं सब करने लायक नहीं होते हैं। हाँ जी। ये बात प्लीज़ समझ लीजिए। ऐसे-ऐसे गाने बन रहे हैं, एक कमरे में शूट हो जाते हैं 4 लोगों के। इफ यू वॉच दोज़ सॉन्ग्स या वो मतलब उन गानों में और आप समझ रहे हैं मैं क्या शब्द नहीं लेना चाहती हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगी सरकार से आपने फ़िल्मों के लिए इतनी कट्टरता से सेंसर बोर्ड रखा है।
प्लीज आपको यूट्यूब के लिए भी रखना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं, सारे सारे कई लोक भाषाओं में ये प्रॉब्लम आ गई है। इवन पंजाबी में आप देखें, जो रैप में गाने आते हैं, रैप में वो क्या कुछ कह जाते हैं, बस दिक्कत ये है कि आप समझते नहीं उसको, वो सब कुछ कह जाते हो भोजपुरी में जो बोल रहे हैं। लेकिन हमने कहा ना, ये बड़े दोहरे रवैये वाला समाज है। हाँ, इंग्लिश में निकल गया, 10 साल की लड़की को उसी पर डांस करा रहे हैं अपनी बच्ची को, क्योंकि फॉर देम कूल। इट्स कूल। मैं इसलिए पक्ष नहीं ले रही हूँ, मुझको डिफेंड करूँ, मुझको लगता है एंटरटेनमेंट में भी कहीं ना कहीं दायरे हर एक के लिए होने चाहिए कि आप क्या गा रहे हैं। और लड़कियों के लिए मैं फिर से इसलिए कहूंगी कि लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, कंटेंट का तो ग्रेस का ध्यान सभी को रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप बिफोर यू गो ऑन टू, आप लिखेंगे जो भी लिखेंगे, ट्रोल करेंगे यदि कमेंट करेंगे तो I ये know. ध्यान रखिए कि देयर हैज टू बी ए सेल्फ सेंसरशिप एज अस क्रिएटर्स दैट वी नीड टू हैव। मुझे कुछ रैपिड फायर के हेतु दीजिए कुछ Okay. चीजें। आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है? देवी दुर्गा, जिस शक्ति की उपासना करते हैं वही फेमिनिज्म है। जो ऐसी शक्तिशाली है जिसके आगे पुरुष सर झुकाता है, जिसकी इतनी भुजाएं हैं कि वो एक साथ कितने ही काम कर सकती है, जिसको आज मल्टीटास्किंग आप कह सकते हैं, जो सुंदर है, जो रूपवती है, जो तेजसी है, और जिसके तेज के आगे सारा संसार शीश झुकाए, मेरे लिए वो फेमिनिस्ट है। बहुत सुंदर बोली आप। एक ऐसी हैबिट जो हर इंडियन मर्द को आज छोड़ देनी चाहिए। Bossing their wives. I think this is a very common trait among all men, because I think they are so used to doing this, and women keep taking it also. जो लोग सोशल मीडिया पर फीमेल आर्टिस्ट को गाली देते हैं उन्हें क्या कहना चाहती हैं? वो जो कहते हैं अपनी बहन को कहते हैं, अपनी माँ को कहते हैं, बस यही बोलना चाहते हैं। इतना आसान है कुछ भी कह देना, और मुझे तो लगता है कैसी फितरत है। ट्विटर पे आप एक भी चीज लिखे, आप कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोले, जिस तरह का फिल्क, जिस तरह के नारकीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझको लगता है कि इन्हीं शब्दों से बस उनकी बहन और माँ को यदि वो नवाज सकें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर। आप इतना फ्रीली ओपन करके बात कर पाएंगी, हमें नहीं सोचा था। एक औरत होने के नजरिए से आज बातें करी, और आज आपने हमारा बचपना याद दिला करके, मेरे जवानी के, बचपन के, कई बार क्या होता है, एक ओवरहॉलिंग हो जाती है आपकी खुद की, कि आप जब खुद पीछे जा कर के देखते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ वही हैं जो आप हाँ, बचपन में थे। हाँ जी। देखिए, आप लोगों को हम लोग हमारे विभिन्न प्रांतों से लोग ला रहे हैं, इतने दिग्गज कलाकार ला रहे हैं, तो उसके लिए एक बार सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। और जितने लोग यूपी से, लखनऊ से देख रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट्स में बताना कैसा लगता है आपको, इनके गीत कौन से आपके फेवरेट हैं, प्लीज कमेंट्स में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस मैम। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम, मैं साइनिंग ऑफ द मेल फेमिनिस्ट। लेकिन एक फाइनल कोई भी आप लोकगीत जो ऐसा हमें एंड की तरफ देना चाहें, वो आप एक बात गा दीजिए थोड़ा सा। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। आपका जो शो है, मैंने गाना इसीलिए चुना, ये अमीर खुसरो ने 700 साल पहले लिखा था। लड़की अपने पिता से कह रही है, मेरी शादी इतनी दूर परदेश में क्यों करी, हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलिया, अरे घर घर मांगी जाए, अरे लखिया बाबुल मुहे, काहे को ब्याही विदेश, भैया को दीन हो बाबुल महला दुमहरा, अरे हम का ब्याह परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच मैम, मुझे बड़ा एक मजा ही आया। पेट के जाए दोनों भाई बहन, मुझे तुमने परदेश भेज दिया, और ये महल सब अपने बेटे के लिए क्यों ब्याहा। लड़की ने पिता से तब भी पूछा था, आज भी पूछे। बहुत सुंदर।